एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। बात कर लेंगे वाराणसी की, जहां पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। दरअसल इन दिनों देश के कुछ शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है, जबकि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में पेट्रोल शतक लगाने के करीब पहुंच गया है। और जब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने मौसम को इसका दोष दे दिया और इसीलिए कह रहे हैं कि ये मंत्री जी का बेतुका बयान है। पेट्रोल से क्या मतलब है? कुछ अभी आपको मालूम है जी, अमेरिका के अंदर बर्फीली तूफान के कारण पेट्रोलियम प्रोडक्ट की उत्पादन बंद हो गई है। यूरोप के देश जहां एलपीजी खपत ज़्यादा होती है वहां डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो स्वाभाविक प्राइस बढ़ जाती है। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज मिर्जापुर में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि कानूनों पर भाजपा सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानून आने से ना तो गेहूं, धान, ना ही बाजरा की किसी भी फसल को सही कीमत मिलेगी। भाजपा वालों को सोचना होगा कि जो कानून किसानों को नहीं पसंद है तो किसानों पर क्यों थोपा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि महंगाई बढ़ रही है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि डीजल पेट्रोल का मूल्य 100 होगा और गैस सिलेंडर 1000 में मिलेगा। भाजपा ने सरकार बनाने के लिए सिलेंडर फ्री में दिया और अब उसका दाम बढ़ा दिया। कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। हर भाषण में कहा, हर जगह जाकर के कहा, कोई जगह बची नहीं जहां पर इन्होंने कहा ना हो कि आमदनी दुगनी कर देंगे। और सोचिए, वही दल के नेता, वही पार्टी ऐसा कानून लेकर के आई है कि आने वाले समय में किसान के लिए डेथ वारंट साबित होगा। जहां समाजवादी पार्टी का ये, और वहीं बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर उनकी खेती पर होगी। सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि जो मुनाफा हो रहा है डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, वो आखिरकार मुनाफा जा कहां रहा है। और याद रखिए, जिस समय डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, महंगाई को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए जहां महंगाई बढ़ रही है, खेती बर्बाद हो रही है, उद्योग लगने का नाम नहीं ले रहे हैं, जनता को उम्मीद जगी कि शायद इस इन्वेस्टमेंट से उनका भला हो जाएगा। नौजवानों को भी लगा कि उन्हें काम, नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं आया। और अयोध्या में एयरपोर्ट को विस्तार देने को लेकर चल रही तैयारियों के साथ अब जल्द ही वहां से उड़ान सेवा की भी शुरुआत की जा सकती है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को 250 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे जल्द ATR 72 जैसे हवाई जहाजों का संचालन शुरू किया जा सके। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट को विस्तार देने के लिए 377 एकड़ जमीन पहले ही अधिकृत की जा चुकी है और अब यूपी सरकार ने और जमीन खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से 250 करोड़ रुपयों की राशि मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जताते हुए केंद्र सरकार ने यूपी सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया है, ये कहा। वहीं 21 फरवरी को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में निषाद समुदाय को मदद का जो वादा किया था उसे आज उन्होंने पूरा कर दिया। आज यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10 लाख रुपयों का चेक लेकर प्रयागराज के बसवार गांव में निषाद समाज के लोगों के बीच में पहुंचे। आपको बता दें कि 4 फरवरी को प्रयागराज में पुलिस ने नाविकों की पिटाई की और उनकी नावों को तोड़ने का आरोप पुलिस पर लगा था, जिसके बाद 21 फरवरी को प्रयागराज दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने निषाद समाज को मदद भिजवाने का ऐलान किया था।
हालांकि प्रियंका गांधी ने इस कदम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रियंका 1 मार्च से प्रयागराज से ही नदी अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं, जिसके ओबीसी वोटर्स को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि आज प्रियंका गांधी के निर्देश पर खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू बसवार पहुंचे और उन्होंने चेक सौंपते हुए निषादों की नावें तोड़ने के मामले को विधानसभा में उठाने का भरोसा दिलाया और बताया कि प्रियंका गांधी खुद इस यात्रा में शामिल होने प्रयागराज आएंगी। बढ़ते आगे, सपा के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान को जेल में आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। आजम के ऊपर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जा करने, यतीम खाने की जमीन कब्जा करने समेत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के अलावा कई और मामलों में कुछ 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला के ऊपर 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें से आजम खान को अब तक 4 मुकदमों में जमानत नहीं मिली है। 26 फरवरी 2020 को आजम खान के साथ उनकी विधायक पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला भी पिछले साल 26 फरवरी को जेल गए थे, लेकिन तंजीन फातिमा को जमानत मिल गई थी, जबकि आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला अब भी जेल में बंद हैं और जमानत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उधर गरीबों को घर बसाने के लिए यूपी सरकार के समाज कल्याण विभाग की तरफ से विवाह अनुदान योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों को शादी करने के लिए सरकार की तरफ से रुपए दिए जाते हैं। लेकिन कानपुर में सरकारी बाबुओं और लेखपाल ने मिलकर सरकार की इस योजना में पलीता लगाते हुए उन लोगों को शादी करने के लिए अनुदान दे दिया जो पहले से शादीशुदा थे या अविवाहित हैं। कानपुर में समाज कल्याण विभाग ने करीब 1700 लोगों को विवाह अनुदान योजना के तहत 4 करोड़ रुपए बांटे, लेकिन जांच में करीब 75% आवेदन फर्जी पाए गए। ये इसमें सीडीओ साहब ने जांच कराया था, कुछ प्रकरण पकड़ में आए हैं और डीएम साहब ने इस पर कमेटी बनाई है, जिसमें अपर जिलाधिकारी सिविल सप्लाई वो हमारे अध्यक्ष हैं। इस टीम में हम हैं। इस तरह के प्रकरण संज्ञान में आए हैं। इसमें शहर में ज़्यादा प्रकरण आए हैं। इन प्रकरणों को हम लोग देख रहे हैं और इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी। जांच कराई जा रही है, इसके लिए हम टीम गठित कर रहे हैं। सोमवार तक टीम गठित होकर के जांच कार्रवाई हम शुरू करेंगे। और मार्च के महीने में गोरखपुर में अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन होने वाला है, जिसमें 58 से ज्यादा प्रजाति के 387 जानवरों को रखा जाना है, लेकिन इनमें शेरों की कमी थी, जिसे अब इटावा लॉयन सफारी के 2 शेर पूरा करेंगे, जिन्हें 27 फरवरी यानी कल गोरखपुर रवाना किया जाएगा। इन शेरों के नाम पटौदी और मरियम हैं, जिन्हें 25 सितंबर 2019 को जूनागढ़ से इटावा लॉयन सफारी लाया गया था, लेकिन अब दोनों शेरों का नया ठिकाना गोरखपुर का प्राणी उद्यान होगा, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। गाजियाबाद में नगर निगम ने बकाया हाउस टैक्स की वसूली के लिए इन दिनों शहर में अभियान छेड़ दिया है। शहर की कई कॉलोनियों और मोहल्लों में जिन घरों पर हाउस टैक्स बकाया है, वहां पर नगर निगम की तरफ से नोटिस चस्पा करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि शहर के कई सरकारी विभागों पर भी नगर निगम का करोड़ों का टैक्स बकाया है, लेकिन अब तक वहां पर नोटिस नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसमें वाणिज्य विभाग, डीएम ऑफिस, एसएसपी ऑफिस, लघु उद्योग, जिला संयुक्त, बिजली विभाग सहित कई विभाग शामिल हैं, जिन पर नगर निगम की करोड़ों की टैक्स देनदारी बकाया है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि सरकारी विभागों से हाउस टैक्स की वसूली की जाए। अभी हमारी जो फरवरी और मार्च की जो वसूली बची हुई है, मांग जो हमारे पास है, उसको वसूलने के लिए एक अभियान हम लोगों ने चला रखा है कि जिनके यहाँ पे बकाया है उनको हम लोग नोटिस देकर और नोटिस का टाइम पूरा होने के बाद में हम इंश्योर करते हैं कि वो हमारी जो वसूली है वो पूरी हो जाए। और इसके अलावा जो घर छूटे हुए हैं उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो टैक्स बेस है उसको हम बढ़ा सकें, ताकि ओवरऑल जो है निगम का जो रेवेन्यू हम लोग बढ़ा सकें। गाजियाबाद में ऐसे बहुत से सरकारी विभाग हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के घर हैं, बंगले हैं, उनके यहाँ से भी टैक्स नहीं कलेक्शन हुआ अभी तक। वहाँ भी कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है क्या? हर जो सरकारी विभाग है उनको भी हम लोगों ने नोटिस जो है जारी किए हैं, और ऐसा नहीं है कि उनको नोटिस जारी नहीं किए जाएंगे। जहाँ जहाँ से भी बकाया है निगम का, वहाँ पे हर प्रकार की जो विधिवत कार्रवाई है सबके साथ बराबर कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, अब ऐसे घर जिन पर हाउस टैक्स बकाया है उनसे हाउस टैक्स वसूली की कवायदें अब शुरू कर दी गई हैं और अब उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया जा रहा है, ताकि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए।
बात राजधानी लखनऊ की करेंगे, जहां मशहूर सराफा व्यापारी जुगल किशोर ज्वेलर्स एंड बैंकर्स के यहां हुई चोरी की खबर के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। खबरों के मुताबिक चोर पड़ोस के खाली मकान की छत से अंदर घुसे और फिर गैस कटर से स्ट्रांग रूम काटकर लाखों का गहना और नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। शोरूम के मालिक अरविंद रस्तोगी के मुताबिक जब वो सुबह शोरूम पहुंचे तो एक स्ट्रांग रूम कटा हुआ था। चोरी की सूचना के बाद खुद पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस ने ज्वेलर्स के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ की। ये शोरूम अमीनाबाद थाना क्षेत्र में है। जिस वक्त ये वारदात हुई उस समय शोरूम के सभी सीसीटीवी बंद थे। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना स्थल से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अमीनाबाद थाना है। जुगल किशोर ज्वेलर्स की दुकान है। जो घटना अभी संज्ञान में आई है कि बीती रात्रि कुछ चोर यहाँ घुसे थे, ऊपर से बगल के मंजिल से ऊपर सोते घुसे और यहाँ पर जैसो इनके जो लॉकर्स हैं जिसमें जेवरात रखे रहते हैं उसको तोड़ने की कोशिश की। 2 लॉकर्स को अटेम्प्ट किया, वहाँ तोड़ नहीं पाए। एक लॉकर ऑब्लिक जो अलमीरा था उसको लॉकर साइड से नहीं खोल पाए, लेकिन पलट करके जहाँ दीवार होती है उसमें छेद करके उसमें से कुछ जेवरात ले गए हैं। हमारी टीम लगी हुई, हमारे डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, एसटीएफ की टीम मौके पर आई है, फॉरेंसिक टीम आई है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द हम लोग इसका अनावरण करने में सफल होंगे। और लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनील आम्बेकर की किताब का विमोचन किया। इस दौरान आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले भी मौजूद रहे। किताब का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वर्णिम भारत के दिशा सूत्र है। किताब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी कई अहम बातें हैं। किताब का विमोचन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सभागार में हुआ। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुनील आम्बेकर की किताब का विमोचन जहां किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो दूसरी तरफ मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। उन्नाव में 2 किशोरियों की मौत के मामले में एफएसएल रिपोर्ट के बाद सभी रहस्यों से पर्दा उठ गया। रिपोर्ट से साफ हो गया है कि किशोरियों को पानी में जहरीली दवा पिलाई गई थी। दोनों किशोरियों की बिस्तरा रिपोर्ट की जांच में अहम खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि 3 किशोरियों ने जहरीला पानी पिया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वैसे प्रदेश में 2 किशोरियों की मौत के बाद हड़कंप मच गया था और सियासत भी तेज हो गई थी। थाना असोहा में पंजीकृत अपराध संख्या 29/21 में पुलिस की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। कल शाम पुलिस को इस संबंध में जो विसरा परीक्षण की रिपोर्ट एफएसएल से प्राप्त हुई थी, विसरा के अनुसार सल्फोसल्फ्यूरान नाम का विष इसमें पाया गया है। सल्फोसल्फ्यूरान एक हर्बिसाइड है जो कृषि उपयोग में आता है और आज पुलिस के द्वारा इस संबंध में अभियुक्तों की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है और अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही विवेचना पूर्ण करते हुए अग्रिम कार्रवाई संपादित की जाएगी। किसी भी विरोध का एक तरीका होता है। किसान आंदोलन पिछले 94 दिन से कृषि कानून के विरोध में इसलिए चल रहा है ताकि किसानों को आने वाले समय में दिक्कत ना हो, लेकिन अब किसानों ने विरोध जाहिर करने में सारी हदें पार कर दी हैं। किसान लगातार अपने खेत में खड़ी फसल को जोतकर बर्बाद करने में लगे हैं। हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां किसान कृषि कानून के विरोध के नाम पर खुद की तैयार की गई खड़ी फसल को जोत रहे हैं। किसानों का आरोप है कि जिस मुनाफे की उम्मीद वो लगाए बैठे थे वो उन्हें नहीं मिल रहा। ऐसे में फसल की कटाई में भी खर्च करना बेकार है। वैसे तो प्रदेश के तमाम दफ्तरों में गुटखा खाने और खाकर थूकने पर रोक है, लेकिन आजमगढ़ से एक ऐसी हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां बिजली विभाग के एसडीओ दफ्तर बियर बार में तब्दील नजर आ रहा है। खुद एसडीओ अमित पोपले दूसरे कर्मचारियों के साथ बियर और मुर्गे की दावत में शामिल दिख रहे हैं। मामला फूलपुर के बिजली विभाग दफ्तर का है। बताया जा रहा है कि एसडीओ साहब दफ्तर में ही कर्मचारियों के साथ देर रात तक पार्टी मनाते हैं। फिलहाल फोटो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। चीफ इंजीनियर का कहना है कि मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बारे में मुझे पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, आप लोगों द्वारा ही पता लगा है। अब मैं इसे जांच कराता हूँ कि कौन कौन लोग थे वहाँ पे, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थलों पर खासकर दफ्तरों में तो कार्य हरगिज नहीं होना चाहिए। बढ़ते आगे बात जौनपुर की, जहां पुलिस ने बंद हो चुके 25 लाख रुपए के नोट बरामद किए हैं। साथ ही 11 शातिर अपराधी को भी गिरफ्तार किया है।
बरामद किए गए नोट 500 रुपए और 1000 रुपए के हैं। बताया जा रहा है कि अपराधी बैंक एटीएम के पास खड़े होकर लोगों से नए नोट लेकर उन्हें पुराने नोट दे देते थे। इनके पास से 16 एटीएम कार्ड, पिस्टल भी बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस इसके सरगना की तलाश में जुट गई है। वैसे जौनपुर से 25 लाख रुपए के पुराने नोट की बरामदगी करीब 5 साल बाद हुई। आज इन लोग की बाइट कराएंगे। बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां चलती कार में आग लग गई, जिससे कार धू-धू कर जलने लगी। हालांकि पुलिस तो मौके पर पहुंच गई, लेकिन फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी। यह हादसा आगरा रोड पर हुआ। कार रेनॉल्ट की क्विड थी। आग लगने के बाद इसमें बैठे लोगों ने कार छोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाई। बाद में पुलिस ने क्रेन बुलाकर कार को हटवाया और जाम को खुलवाया। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा इसका ऐलान कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 8 तो असम में 3 चरणों में चुनाव होंगे। केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में सिंगल फेज में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों के लिए 2 मई को नतीजे आएंगे। असम और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। बंगाल में 29 अप्रैल को 8वें और आखिरी चरण की वोटिंग होगी। 5 राज्यों को मिलाकर कुल 824 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होंगे। 18.6 करोड़ वोटर 2.7 लाख मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसमें अकेले पश्चिम बंगाल में ही 1 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र। और इसी के साथ फिलहाल सुनो यूपी में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।